चलिए, लास्ट क्लास में हमने कॉमन आयन इफेक्ट देखा था ना। कॉमन आयन इफेक्ट का सॉल्युबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा था, हमने ये देखा था कि सॉल्युबिलिटी और कम हो जा रही थी। एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो रही थी ऑन एडिंग अ सॉल्ट जिसके पास एक कॉमन आयन था। फिर हमने ये भी देखा था कि एसोसिएशन या सॉरी डिसोसिएशन एसिड का या बेस का वो भी कम हो जा रहा था अगर हमने कोई एक ऐसा सॉल्ट ऐड किया है जिसमें एक आयन कॉमन था। एग्जांपल पे अपने क्या देखा था कि जैसे अगर आप CH3COOH की बात कर रहे हैं, इसका डिसोसिएशन वैसे ही कम होता है क्योंकि ये एक वीक एसिड भी है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, राइट। अब हमने इसी के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, एक ऐसा सॉल्ट ऐड किया जो कि एक कॉमन आयन रखा था अपने पास, एसीटेट वाला, ठीक है। जब ये अंदर गया तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इससे क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई सॉल्यूशन में, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। नाउ ली चैटले प्रिंसिपल ने क्या कहा था, टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम ये आयंस कम होने चाहिए क्योंकि इनके बढ़ने से ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। तो इसका उल्टा इफेक्ट क्या होगा, अंडू इफेक्ट, इनका कम होना। और ये कब कम होंगे, जब ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, तभी तो ये दोनों कंबाइन होकर ये बनाते जाएंगे ना। यानी कि हमारा डिसोसिएशन जो पहले से ही कम था वो और कम हो गया। ये था कॉमन आयन का इफेक्ट। सेम चीज हमने सॉल्युबिलिटी के लिए भी देखी थी कि बेरियम सल्फेट एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। फिर आपने क्या कर दिया, आपने उसके सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्ट ऐड कर दिया जिसमें बेरियम कॉमन था। लेट्स से आपने बेरियम क्लोराइड ऐड कर दिया, उससे बेरियम के आयंस बढ़ गए जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम हैज टू बी रीएस्टैब्लिश्ड, बट उसके लिए कैसा होता है, वो अंडू इफेक्ट करता है और इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश होता है। और इसका अंडू इफेक्ट क्या होगा, Ba2 पॉजिटिव का बढ़ना, उल्टा क्या होगा, Ba2 पॉजिटिव का कम होना। और वो कब कम होंगे, जब ये दोनों मिलके वापस से ये बनाना चालू कर देंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी और क्या हो गई, कम हो गई। ऑलरेडी ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, हमने उसकी सॉल्युबिलिटी को और कम कर दिया बाय एडिंग अ सॉल्ट दैट हैज एन आयन कॉमन टू दी ओरिजिनल सॉल्ट, दैट हैज अ आयन कॉमन टू दी ओरिजिनल सॉल्ट। यही हमारा कॉमन आयन इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, लास्ट एक टॉपिक और बचा, हम उसको कंप्लीट करते हैं आज। हेडिंग डालिएगा, बफर सॉल्यूशंस डालिए, देखिए हेडिंग बफर सॉल्यूशंस, है ना। ये करके फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन आज। हाइड्रोलिसिस हमने देख लिया था ना, हाइड्रोलिसिस हो गया था ना लास्ट क्लास में, हाइड्रोलिसिस भी किए थे अपन। हाँ, इसमें लिखिएगा द सॉल्यूशंस which resist the change in pH, the solutions which resist the change in pH on dilution, on dilution, on dilution, or with the addition of, or with the addition of the solution which resist the change in pH on dilution, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप डाइल्यूशन करोगे तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और विथ द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, और विथ द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और एल्कली, एसिड और एल्कली,
are called buffer solutions. Are called buffer solutions. Are called buffer solutions. मतलब उनके pH में कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपने उसको डाइल्यूट किया या उसके अंदर कोई एसिड या बेस को थोड़े से क्वांटिटी में ऐड किया। मतलब हमको लग रहा था कि शायद कोई एक एसिड को ऐड करेंगे तो उसका pH कम होना चाहिए, क्योंकि आपने एक एसिड डाल दिया ना, तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसकी pH की वैल्यू कम होनी चाहिए, इट शुड शिफ्ट टुवर्ड्स एसिडिक साइड। मतलब अगर मान लो कोई सॉल्यूशन का pH पहले से 6 है, आपने उसमें एसिड डाल दिया तो वो और शिफ्ट होना चाहिए इस तरफ 5-4 की तरफ, पर ऐसा होगा नहीं, वो अपने pH को कांस्टेंट रखेगा, यानी कि 6 ही रहेगा। आपने ऐसा कुछ डाला उसके अंदर, उसी को बफर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, कि जो pH चेंज को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, नीचे लिखना बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशंस of known pH, buffer solutions of known pH can be prepared from the knowledge of pKa of the acid, from the knowledge of pKa of the acid, pKa भी पढ़े थे ना अपन, एसिड का pKa होता है और बेस का pKb। by knowing the pKa of the acid or pKb of the base, or pKb of the base, or pKb of the base, एग्जाम्पल लिखना, a mixture of acetic acid, a mixture of acetic acid, a mixture of acidic acid, acetic acid and sodium acetate, a mixture of acetic acid and sodium acetate act as a buffer solution, 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 and also a mixture of ammonium chloride, and also a mixture of ammonium chloride, and also a mixture of ammonium chloride and ammonium hydroxide, and ammonium hydroxide act as a buffer solution, act as a buffer solution. एक्चुअली बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, बफर सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए। आपने जो एग्जांपल लिखा उससे अपन एक समझ सकते हैं, एक सॉल्यूशन, एक देखो सॉल्यूशन बोल रहे हैं मतलब दो चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। तो एक होता है हमारा वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा इसके लिए क्या यूज किया हमने, CH3 और साथ में क्या लिया हमने, सोडियम एसीटेट, जो कि इसी वीक एसिड का सॉल्ट है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। NaOH प्लस CH3COOH विल गिव यू CH3COONa। तो ये एक एग्जांपल हो गया बफर का, जो कैसे बनता है, एक वीक एसिड उसका मिक्सचर बनाना है किसके साथ, उसी के बनाए हुए सॉल्ट के साथ, जब वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना रहा है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल से आप क्या बता सकते हो, क्या दूसरा एग्जांपल हमारा NH4Cl है एंड NH4OH है, यही दोनों है।
अरे इसी का मिक्सचर लिखे ना, सेकंड एग्जांपल कि मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ बेस। तो बताओ ये एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, तो इन दोनों कैसे हैं? हाँ, ये एक वीक बेस है और इस वीक बेस का सॉल्ट, हाँ, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तब आया ये। तो एक और टाइप क्या हो गया हमारा, वीक बेस प्लस दूसरा चीज क्या आएगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लिख लो आप ये दोनों को नीचे, एग्जाम्पल हमने पहले लिख लिया है, उसका टाइप नीचे लिख लेना। डन। एक क्वेश्चन लिखना, the ionization constant of the ionization constant of nitrous acid, the ionization constant of nitrous acid, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट में HNO2। एक नाइट्रिक एसिड होता है वो HNO3 है, एक नाइट्रस एसिड है HNO2, ठीक है। जो नाइट्राइट आयन से बन रहा है ना, NO2 1 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, फॉर्मूला बन गया HNO2 नाइट्रस एसिड। वो नाइट्रेट आयन से बनता है विच इज NO3 का 1 नेगेटिव, तब बनता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्या लिखिए, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 4.5 into 10 to the power -4, full stop. Calculate the pH of, calculate the pH of, calculate the pH of 0.04 m, 0.04 m, 0.04 m sodium nitrite solution, 0.04 m, capital M na, sodium nitrite solution, and also calculate its
and also calculate its degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis. Also calculate its degree of hydrolysis. ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब केएच निकालना है आपको। केएच हाइड्रोलिसिस में अपन पढ़े थे ना कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करके वापस से क्या बना ले रहे हैं, मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं। तो उससे हमारा पीएच का वैल्यू कम ज्यादा हो रहा था। ठीक है, एक रिएक्शन लिख लो पहले इसका, ये नाइट्रस एसिड का लिखना नीचे HNO2 या नाइट्राइट आयन लिख लो पहले, नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव प्लस H2O गिव्स यू HNO2 प्लस क्या बचेगा, ये OH नेगेटिव बचेगा। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है, नहीं वो तो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वो आपका के दिया हुआ है। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या दिया, 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, ये दिया हुआ है। इनका कंसेंट्रेशन निकालो, देखो ये क्या होगा अपना, C इंटू 1 - अल्फा होता था, ये वही C - C अल्फा, और इन दोनों को क्या लेते थे अपन, C अल्फा एंड C अल्फा। ऐसे तो निकालेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट, के का वैल्यू के इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा होता था ना, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। और सी का वैल्यू आपको दिया है 0.04, के का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो अल्फा निकल जाएगा। यहां से अल्फा निकालिए पहले, अल्फा ही आपका डिग्री ऑफ, अल्फा ना लिख के आप इसको एच भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, तो फिर आप सिंबल में कंफ्यूज मत होना, है ना, उसको आप एच लिख लो। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस CH। फॉर्मूले भी चेंज कर लेना एक, ये सेम फॉर्मूला हमने अल्फा के लिए लिखा है, देखना एक बार, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में KA/C। ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ एक बार निकालना, कहाँ कॉपी में जहां लिखे आप लोग, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में KA/C। सेम फॉर्मूला हमने H के लिए लिखा है, बस फर्क इतना है कि वहां पर आयनाइजेशन हो रहा था, यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन थी, यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वहां पे आयनाइजेशन कांस्टेंट था, यहां पे मिला, तो उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया आपका। ठीक है, अब आपको के दिया हुआ है, सी भी दिया है, तो अल्फा यानी कि एच निकल जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको क्या दिया हुआ है, आयनाइजेशन, हाँ ये सी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना, के की हेल्प से, यहां से आपको सी, या फिर एक सेकेंड, के एच दिया है ना, तो एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में KH/C। निकालना क्या क्या है इसको, आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, ऑल्सो दी पीएच।
कोई लेटेस्ट वर्जन रखा है क्या एनसीईआरटी की? कभी लेके नहीं आते हो? हाँ, मोबाइल में लिख सकते हैं। आप लोग खरीदे हो ना बुक? क्योंकि कुछ कुछ चीजें ओमिट हुई है ना, वो आपको बुक में मिलेगी। एक्चुअली रिलेशन लिखना है यहाँ पे। एक तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट में के एच अपॉन सी। एक रिलेशनशिप और लिखेंगे, के एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए। ये रिलेशनशिप लिख लो, सीधा इसी को यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले में एच के लिए निकालने के लिए। के एच की जगह डाल रहे हैं के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। के डब्ल्यू के लिए हमको पता है क्या होती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻14। ये तो पढ़े ना अपन, ये वाला वैल्यू तो एग्जैक्ट यही होता है के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में के ए आपको दिया हुआ है, कितना वैल्यू है के ए का 4.5 इंटू 10⁻⁻4 एंड सी का वैल्यू दिया है 0.04। इससे आपका एच आ जाएगा। एच है हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इससे अब एच निकाल लो, कितना आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 प्लस 4 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10⁻10। और ये भी, इसको भी ऊपर लेके चले जाते हैं, 10⁻2 को ऊपर लेके चले जाते हैं, नीचे आपका बचेगा 4 इंटू 4.5। कितना हो जाएगा 4 इंटू 4.5? 18 नहीं, हाँ 18 ना, तो नीचे 18 बचेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। और हाँ, इसको सॉल्व करो ना, एच कितना आएगा बताओ मुझे एक बार। ये हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, तो ये वाला एक फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। ये तो हमने वो अल्फा वाले से निकाला, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी होता है, तो हमने बस प्रोसेस चेंज किया है। आयनाइजेशन में ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है, हाइड्रोलिसिस में ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। आयनाइजेशन में ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, बस प्रोसेस अलग अलग है। बस इसी में अपन ने ये वाला फॉर्मूला आप लिखना, के एच होता है के डब्ल्यू अपॉन के ए। कितना आ रहा है एच का वैल्यू? टेन टू द पावर, हाँ पर वो निकालना पड़ेगा ना वैल्यू। वो आ रही है आपकी वैल्यू अप्रोक्स 2.36 इंटू 10⁻⁻5। 2.36 इंटू 10⁻⁻5, ये एच का वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो अपन ने पीछे इक्वेशन लिखा था, यहां पे अपन ने OH का कंसंट्रेशन क्या लिखा है, C इंटू एच। जैसे अपन C इंटू अल्फा लिखते हैं ना, वो आयनाइजेशन के कारण स्ट्रेंथ था, ये किसके कारण है, हाइड्रोलिसिस के कारण। तो इसलिए मैंने C इंटू एच किया, ना कि C इंटू अल्फा। जैसे अपन वहां कैसे निकालते थे कि अगर CH3COOH आयनाइज हो रहा है, तो क्या बन रहा है, CH3COO नेगेटिव एंड बन रहा है H पॉजिटिव। अगर आप मानते हैं कि ये अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, तो बचते कितने थे, ये C माइनस सी अल्फा, और ये बनते थे C अल्फा C अल्फा। अब सेम काम हमने हाइड्रोलिसिस के लिए किया है कि अगर ये H इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, तो CH मॉलिक्यूल, क्योंकि एक पे ये एक एक ही बन रहे हैं ना दोनों, तो इतने मॉलिक्यूल क्या होंगे, दोनों के बनेंगे। ठीक है, इससे ये आपका OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन हो जाएगा। आपने अभी जो H निकाला है पीछे, तो इससे अपना OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, दैट विल बी C इंटू एच। सी कितना है 0.04, और H अभी हमने पीछे निकाला, वो कितना आ रहा है 2.36 इंटू 10⁻⁻5। इससे आपका OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आ गया, पर अपन को तो पीएच निकालना है। तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन और ये पीकेडब्ल्यू में क्या रिलेशनशिप होता है,
Kw is equals to concentration of H plus into concentration of OH minus. यही तो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, which is nothing but 10 to the power minus 14. और क्योंकि ये दोनों बराबर थे पानी में, तो अपन ने क्या लिया था, इसको भी 10 to the power minus 7 और ये भी 10 to the power minus 7, ऐसा कुछ होता था. तो अब आप OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालिए, यहां पुट कर दोगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा और फिर pH निकल जाएगा. तो 2 स्टेप और करना पड़ेगा. पहले आप OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन निकालिए, फिर यहां पुट करके H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालिए, फिर pH निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस कर दीजिए, तब pH का वैल्यू आएगा. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने ना आयनाइजेशन का देखा है, हाइड्रोलिसिस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा. अब ये कितने आयंस जाके हाइड्रोलाइज हुए में नहीं पता ना, इसलिए अपन H ले लिए. H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. जैसे अपन आयनाइजेशन में अल्फा ले लेते थे, अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वैसे यहाँ पे H लिए हैं, H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कितना हाइड्रोलिसिस हो रहा है. ठीक है, कंसंट्रेशन 9.4, 2.3 इंटू 4 कियो ना, 9.2, 2.3 इंटू 4, हाँ ठीक है, इसी के आसपास आएगा. 2 पॉइंट, हाँ ठीक है चलेगा. ये आपका आ रहा है OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन. ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके या तो H प्लस निकाल लो. दो तरीके हैं H प्लस ये pH निकालने के लिए. एक तरीका क्या होता है, या तो आप H प्लस का पहले कंसंट्रेशन निकालो Kw से OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन को डिवाइड करके, और फिर लॉग लो, जो भी आंसर आएगा. पहला तरीका ये. दूसरा तरीका क्या है, अब आपके पास OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन तो आ ही चुका है, तो आप पहले POH निकाल लो. क्या निकाल लो, POH, क्योंकि हमें पता है कि pH प्लस POH कितना होता है, 14. ये सब रिलेशनशिप निकाले अपन. कैसे आया था रिलेशनशिप, हमारा Kw होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ध्यान देना ये वाला, ये इक्वेशन तो याद है. Kw का नाम ही था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वो वाटर के आयंस का प्रोडक्ट था, इसलिए नाम भी उसका पड़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये हमने वैल्यू लिखी थी. अब अगर आप इन दोनों साइड में क्या ले लोगे, लॉग, तो नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, और यहां पे नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14. दोनों तरफ मैंने नेगेटिव लॉग ले लिया, ये हो जाएगा 14, माइनस 14 जम करके सामने आएगा, लॉग 10 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और यहां क्या हो जाएगा, यहां आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव. प्लस था पर प्लस माइनस माइनस हो गया. और इन दोनों को क्या लिख सकते हो अलग से, एक को pH और एक को POH इज इक्वल्स टू 14. ये रिलेशनशिप याद रखिएगा. ठीक है, मतलब अगर किसी बेस का pH 10 है, क्योंकि वो तो बेसिक है तो 10 होना चाहिए, तो उसका POH 4 होगा. फेमस होता कि सर 4 तो एसिड का होता है, वो एसिड का pH है, हम POH की बात कर रहे हैं. सुन रहे हैं ना, कि अगर किसी बेस का pH का वैल्यू आपको पता है और निकालने बोल दिया है POH, तो आप बस 14 से माइनस कर देना उसको. तो हमेशा बेस का तो pH 7 से बड़ा ही होगा. लेट्स से 11 है, तो उसका बेस का POH कितना हो जाएगा, 3. 14 माइनस 11. तो मैंने वही बताया आपको कि आप दो तरीके से निकाल सकते हो. अभी आपके पास OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आ चुका है, तो आप H प्लस का कंसंट्रेशन निकालो और फिर उसका नेगेटिव लॉग ले लो, तो आ जाएगा आंसर. या फिर OH नेगेटिव आ चुका है, तो उससे पहले POH निकालो, फिर 14 से माइनस कर देना, तो pH आ जाएगा. दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके हम pH निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको pH निकालने बोला है ना एसिड का. ठीक है, तो देखो कौन सा तरीका यूज करेंगे. अल्टीमेटली pH चाहिए. आपने बोला OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आ रहा है कितना, ये दिया, एक बार इसको भी चेक कर लेना. यहाँ जो, अच्छा यहाँ पे मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, सीधा लिखा हुआ. क्या बोले आपने, 9.44 इंटू 10 टू द पावर
-7। ओके, ये OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है। आप सीधा इसी का नेगेटिव लॉग ले लो, तो POH निकाल सकते हैं। POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, लॉग निकालते हैं इसका, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ 9.44, और इसको डायरेक्टली +7 लिख दूं, चलेगा? समझ में आया क्या होगा? आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, -7 जम करके सामने आ जाएगा, +7 हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को अपन को देखना पड़ेगा कहां से? टेबल से। तो क्या देखेंगे टेबल में? ये अपना फॉर्मेट में है, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, वो है। तो आप सीधा 94 का क्या देखोगे? 4 देखोगे। 94 का 4, 94 का 4। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या? कौन सी बुक से देख रहे थे उस दिन? इसमें हाँ, 94 का 4 होता है। 94 का 4 इज 9750। 9750, और सामने एक डॉट लगा देंगे। ये माइनस में है ना, +7। ठीक है, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये हमारा POH आया है। 6 पॉइंट, हाँ 6.025। और अब PH निकाल लोगे, माइनस कर देना। अब तो 14 माइनस करना है बस। तो PH क्या हो जाएगा? 14 माइनस करोगे तो 7.9, हाँ 75, ये हमारा PH हो गया। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोलिसिस करने से देखो ना, सॉल्यूशन बेसिक हो रहा था ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझना कि एसिड जब अपने, ध्यान से समझना ना, ये एसिड है हमारा, ठीक है, सॉरी, HNO2 क्या है? हमारा एसिड है। पानी में जाने के बाद इसका NO2 नेगेटिव आयन H+ के साथ इंटरैक्ट किया और बना दिया OH नेगेटिव आयन। करेक्ट, वापस से एसिड बन गया। देखो, एसिड का नेचर एसिड तब तक है जब तक H+ अलग है, पर ये तो इसके साथ मिक्स होकर के HNO2 बना दिया। इससे एसिडिक नेचर कम होना चाहिए ना, और हो भी रहा है। देखो, ये इसका पीएच बेसिक की तरफ शिफ्ट हुआ है। 7 पॉइंट एनीथिंग इज बेसिक। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो OH नेगेटिव आयन बना है यहाँ पे, तो मतलब भले वो एसिड है, पर उसका जो हमने हाइड्रोलिसिस किया है उसके कारण वो क्या हो जा रहा है? बेसिक हो जा रहा है। और वो कितना हद तक हाइड्रोलिसिस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना बेसिक होगा। मान लो ये बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, तो बहुत ज्यादा OH नेगेटिव बनेंगे, तो ये पीएच और 8-9 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H, जैसे वहां पे अल्फा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना ज्यादा एसिड डिसोसिएट होगा वो कौन बता रहा है हमें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब कितना ज्यादा एसिड हाइड्रोलाइज हो रहा है ये कौन बता रहा है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, लिखो एक क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ 0.1 m, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, the degree of ionization of 0.1 m bromoacetic acid, of 0.1 m bromoacetic acid, solution is 0.132. 0.132. bromoacetic acid is 0.13। bromoacetic acid कैसा होगा? हाँ, सॉल्ट थोड़ी ना है ये कि अपन CH3COONA बना दिए। Br तो एक एनायन ही है ना, तो ये जैसे CH3COOH है ना, तो ब्रोमो एसिटिक एसिड ही लिखा है ना। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? आपको यहां से एक एच हटाना है, ब्रोमीन लगाना है।
हाँ, पर वो आप जो लगा रहे हो ना, वो आप ये वाला एच हटा के यहां नहीं लगा सकते। वो अपन किसके साथ करेंगे, जब हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो उसको, तब सॉल्ट बनेगा ना। दिस इज नॉट अ सॉल्ट। भले वो फॉर्मूला सेम हो रहा है आपका, बट आप जो बोल रहे हो वो आप ऐसा बोल रहे हो। ये अपन किसके साथ करते हैं, किसी सॉल्ट के साथ। जैसे अभी अपन NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये CH3COO Na बनता, एनायन कैटायन। बट यहां पे क्या होने वाला है, H जाएगा। हाँ, CH2 यहीं पे Br लगाओगे एंड COOH। ये एसिड है अभी भी। हाँ सॉरी, ये CH2, एक H रिप्लेस किया है किसने, Br ने। ये है ब्रोमो एसिटिक एसिड। ठीक है। हाँ, तो क्या लिखिए, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ 0.1 m ब्रोमो एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज 0.132। ये क्या दिया हुआ उसका, अल्फा। ठीक है, दिस इज अल्फा, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन, calculate the pH of the solution and the pKa of bromoacetic acid. pH of the solution and the pKa of bromoacetic acid. pH भी निकालना है एंड pKa भी निकालना है। ठीक है, पहले तो उसका रिएक्शन लिख लो। CH2Br कैसे डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, ये CH2BrCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, यही होता है। अरे पूरा सेम एसिडिक एसिड जैसे ही चलाना, बस बीच में ब्रोमीन आ गया है, दैट्स इट। पर उसका कुछ हमको अपने रिएक्शन में कुछ नहीं दिखाना है उसके कारण। ठीक है। हाँ, अब क्या दिया, इसका अल्फा दिया है आपको। कितना अल्फा, 0.132 अल्फा दिया हुआ है। और कुछ दिया क्या बेटा इसके अलावा, किसकी, इसी एसिडिक एसिड की ना, मतलब सी दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट कितना बोले, 0.1। ठीक है, ओके। अब देखो, यही तो दिया है कि कितना आयनाइजेशन होगा, अल्फा। तो ये अपन क्या लिखते थे इसको, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी है, ये दोनों अभी 0 है, तो बाद में इसकी कंसंट्रेशन सी माइनस सी अल्फा हो जाएगी और इनकी हो जाएगी सी अल्फा। इससे अपन के निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, के ए आ जाएगा, तो फिर पी के ए निकल जाएगा। और एक बार अगर अल्फा और ये सी पता चल जाएगा हमें, तो इसकी कंसंट्रेशन निकल जाएगा। हालांकि ये सी अल्फा तो हमें पता ही है पहले से, तो आप यहीं पे कंसंट्रेशन तो निकाल ही सकते हो। H+ निकालना है हमें, तो इसका कंसंट्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो सी अल्फा कर लोगे तो इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा, पहला चीज। तो पीएच तो यही निकल जाएगा पहले, तो पहले पीएच निकाल लेते हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+, C इंटू अल्फा। व्हाट इज C, 0.1 एंड व्हाट इज अल्फा, 0.132। क्या आ जाएगा ये वैल्यू, हाँ 0.0132। ये हमारे H+ का कंसंट्रेशन आ गया। ठीक है, इसी से तो निकलेगा पीएच। पीएच क्या हो जाएगा, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ये जो वैल्यू दी है इससे अपन के निकालेंगे फिर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आधा ही हुआ है ना, ये पीएच वाला काम अलग चल रहा है, के इससे निकालेंगे। ठीक है, हाँ चलो, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 0.0132। अभी ये जो नंबर है हमारे फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, हमारा फॉर्मेट कैसा क्या बोलता है कि डिजिट के डेसिमल के पहले एक एटलीस्ट नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। क्या, कैसे लिखोगे इसको, माइनस लॉग ऑफ 1.32 इंटू, हाँ 100 नहीं, 10⁻²। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो और 13 का 2 लॉग देख लेंगे अपन। ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ 1.32 प्लस 2, यस और नो, है ना। अब 13 का 2 देख लेते हैं, लॉग ऑफ 13 का 2। ये लो देखो तो यार, मैं नहीं देखूंगा। 13 का 2 बताओ, तो यहां पर अपन उसकी वैल्यू रख देंगे, 2 माइनस कर देना, तो हमारा पीएच आ जाएगा। 13 का 2 1206 और सामने एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और माइनस भी है ना सामने। हाँ, इसका वैल्यू बताओ जल्दी, माइनस कर कितना आ रहा है, 1.88 कुछ आएगा क्या, हाँ
तो आंसर 1.879, तो 88 लिख सकते हैं ना उसको, ना वही आंसर भी है, ठीक है। 1.88 इसका पीएच हो गया। ये तो एक पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, के की। के के लिए सारा डेटा गिवन है हमारे पास, बस हमको वो रेशियो निकालना है ना। क्या होता है के, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। सी पता है, अल्फा पता है, वैल्यू पुट कर दो, के आ जाएगा। पर हमको के निकालने नहीं बोला, हमको पी के निकालने बोला, मतलब एक बार फिर से लॉग लेना पड़ेगा के का। जल्दी बताओ कितना आएगा के। 0.1 का स्क्वायर, एक एक सी कैंसिल कर देते हैं ना, है ना। या सी कॉमन लेके एक एक सी कैंसिल कर सकते हैं ना, क्या बचेगा ऊपर, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही होगा। हाँ, सी क्या है, 0.1 इंटू 0.132 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.132। इसको सॉल्व करना पड़ेगा के निकालने के लिए। हाँ ले सकते हैं, ले लो, देखते हैं कितना आंसर आएगा, मतलब कितना फर्क आएगा आंसर में। 10 पॉइंट, अच्छा फाइनल बता रहे हो, 10.76, 1 पॉइंट इंटू माइनस 11, ये आपका के आ रहा है। और आप पी के निकालने के लिए क्या करोगे, इसी का नेगेटिव लॉग ऑफ के, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव लॉग ऑफ 1.74 प्लस 11, तो 11 माइनस समथिंग, हाँ 10 पॉइंट कुछ आ रहा है बोले ना। हाँ, बाकी लोग समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, कितना बोले, 10 पॉइंट, नहीं अरे तो गड़बड़ा रहा है, 2.70 आना चाहिए। के का वैल्यू आपका कुछ ज्यादा ही आ रहा है, ये 10 टू द पावर -11 कुछ ज्यादा ही नंबर, बड़ा नहीं हो रहा है। कहाँ से आया वो 11, मेरे को तो 11 नहीं दिख रहा दूर दूर तक। ये आप स्क्वायर करके, क्या -3 क्या आ रहा है बोले, बाकी 1.74 सही है। हाँ, तो इतना कैसे डिफरेंस आ रहा है भाई, 11 और 3, जमीन आसमान का फर्क। 0.1 इंटू 0.132 इंटू 0.132, हाँ 1.74 इंटू 10 to the power -3 है, कहाँ से आया भाई 11। एक मिनट, 2.70, हाँ सही है। अरे पर मैं जैसे 3 बार पूछा कहाँ से आया 11, कहाँ से आया 11, 4 बार पूछ लिया, कुछ तो किया होगा ना। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, -3 होगा, तो ये आपका 3 माइनस लॉग 1.74, दैट विल बी कितना बोले, 2.70, ये आपका पीके है। पीके के बारे में हमने क्या बात की थी, कि अगर के ए का वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, पर पीके उसका कम होता है, उल्टा, क्योंकि नेगेटिव लॉग होता है ना पीके। ठीक है, हमको ही बता दे ताकि लोग गलती ना करे एग्जाम में। क्या किया था, चलो 132 को इस तरह से 17424, हाँ मेरा तो 17424 into 10 power -7 है, फिर 1.74 लिया into 10 power -11 कर दिया, फिर वो माइनस की बना। नहीं आया मेरे को समझ में। चलो एक अपन इसका भी करते हैं, बेस के लिए।
लिख रहे हैं क्वेश्चन एक, द पीएच ऑफ 0.005 m, the pH of 0.005 m solution is 9.95 9.95। यहाँ pH दिया है पहले से, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया था अल्फा, और कंसंट्रेशन तो यहां भी दिया है, पिछले में भी दिया था 0.1, यहाँ पे 0.005 दिया है। पिछले बार आपको अल्फा दिया था, यहाँ पे पीएच दे दिया है पहले से, ठीक है। फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट। और ये पीएच का वैल्यू देख के क्या लग रहा है, ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। 9.95 दिया है ना पीएच आपको, यानी बेसिक की तरफ है ये। कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि आपको केबी बोल सकते हैं इसको। के बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि ये एसिड नहीं है, ये बेस है। कैसे बेस है, पीएच देख के। तो कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि केबी एंड पीकेबी, एंड पीकेबी, एंड पीकेबी। तो सॉल्यूशन का ना एक नाम भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन का नाम भी लिखना। सॉल्यूशन का नाम है कोडेन, CODEINE। जानते हो क्या बायो वाले? कोकेन होता तो समझ में आता है, तो कोडेन है। कोडेन क्या होता है? CODEINE, कोडेन। इसका फॉर्मूला भी लिख लो ब्रैकेट में, C18H21NO3, C18H21NO3। क्या हो गया? ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करना ना। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके, और नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन चालू कर देंगे ना। पहले आधे घंटे में से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और फिर हाइड्रोकार्बन चालू करेंगे। थोड़ा एक बार रिवाइज करके आना ना पूरा चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक वाली पार्ट कर लेना, सेकंड पार्ट चैप्टर का, ठीक है। आज क्या है?